तो देखिए बिंदु P पर, यदि बिंदु P पर परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तीव्रताओं के योगफल के भिन्न है, इसका मान हमारा जिसके कलांतर फाई पर निर्भर करता है। तो लिख लीजिए यहां पर एक लाइन, बिंदु P पर परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तीव्रताओं के योगफल के भिन्न है, इसका मान कलांतर फाई पर निर्भर करता है। तब देखिए जब परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम है, तब फाई बराबर हमारे किसके आ जाएगा, तब यहां पे आ जाएगा हमारे किसके लिए कि cos फाई बराबर किसके आ जाएगा 1 के। और cos फाई का मान होता है किसमें नहीं 0, 360, 720 इन डिग्रियों पर हमारा किसके cos फाई का मान कितना होता है मैक्सिमम। तो cos फाई बराबर आ जाएगा cos 2 पाई n के, कितना जाएगा 2 पाई n के। तो फाई बराबर किसके आ जाएगा 2 पाई n के। यहां n बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट है, ठीक है। अब देखिए कलांतर का मान कितना आ जाएगा, कलांतर बराबर 0। अब यहां पर मान रखते जाइए, 0 रखिए तो 0 हो गया, 1 रखेंगे तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई डॉट 8 पाई। अब देखिए इसके बाद में पथांतर बराबर किसके आ जाएगा, कलांतर और पथांतर में संबंध हमारा होता है तो कलांतर डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। अब पथांतर का मान निकालना है, डेल्टा एक्स बराबर किसके आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू डेल्टा फाई। यहां से मान रख दीजिए तो कितना आ जाएगा पाई अपॉन 2 पाई इनटू 2 पाई n, 2 पाई से 2 पाई कट गया, n लैम्डा आ जाएगा। तो देखिए n लैम्डा से अब इसका मान रख दीजिए, कितना आ जाएगा 0 लैम्डा और आपका आ जाएगा 2 लैम्डा, 3 लैम्डा डॉट आ जाएगा इसका मान। तो यहां पर इसका मान आ जाएगा 2 पाई n के और डॉट इसका आ जाएगा n लैम्डा के। ये आ गया इसके पथांतर का मान। तो देखिए I मैक्स बराबर किसके आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और यहां से है cos फाई का मान हो जाएगा 1। तो आपका आ जाएगा I मैक्स बराबर I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट
I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 और अंडर रूट I2 का मान। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मान बराबर आ जाएगा। तो यहां पर आपका आ गया आई मैक्स बराबर अब देखिए यहां से लिख देंगे इसको आई मैक्स बराबर अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर इतना आ गया, इतना मान आ गया। अब देखिए यहां से अगर इसको आयाम के पदों में लिखना चाहते हैं तो आयाम के पदों में आ जाएगा। आयाम के पदों में कितना आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट आई का मान कितना है, तो यहां पर आ जाएगा आयाम के पदों में आई मैक्स बराबर, तो यहां से आ जाएगा अंडर रूट के ई m1 प्लस अंडर रूट के ई m2 का होल स्क्वायर। के अंडर रूट के बाद निकाल लीजिए तो के ई m1 प्लस ई m2 का होल स्क्वायर आई मैक्स। ये आपने निकाला आयाम के पदों पे। अब यदि व्यतिकरण तरंगों के आयाम अथवा तीव्रता समान हो, यदि व्यतिकरण तरंगों के, अब देखिए इसके बाद में लिख लेते हैं यदि व्यतिकरण तरंगों के आयाम व तीव्रता समान, यदि व्यतिकरण तरंगों के आयाम व तीव्रता हमारा जिसके तीव्रता समान है तो, तीव्रता समान है तो देखिए कितना आ जाएगा I1 बराबर I2 बराबर इसके आपका आ जाएगा I0 के। अब यहाँ पर देखिए इनके मान रख दीजिए यहाँ पर तीव्रताओं का मान, तो कितना आ जाएगा I मैक्स बराबर, तो यहां से कितना आ जाएगा I अंडर रूट I0 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट I0 का होल स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा 2 अंडर रूट I0 का होल स्क्वायर। I0 तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 4, यहां से कितना आ जाएगा I0। तो देखिए यहां पर हमारा किसके आ गया 4I0, ठीक है। तो परिणामी अब उन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होगी जहां समकोषी व्यतिकरण प्राप्त होगा, और जहां पहुंचने वाली तरंगों के मध्य कालांतर 2 पाई तथा पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज होगा। तो आप लोग सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में लिख लेंगे यहां पर।
तो नोट हो गया होगा बेटा। अब इसके बाद में लिख लीजिए, अब उन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होगी जहां संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होगा, जहां पहुंचने वाली तरंगों के मध्य कलांतर 2 पाई कि जहां पहुंचने वाली तरंगों के मध्य कलांतर 2 पाई अथवा पखांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज हो। इसके बाद नई लाइन से लिखेंगे, यदि व्यतिकरणकारी तरंगों की तीव्रता समान है तो अधिकतम तीव्रता का मान किसी एक तरंग की तीव्रता की 4 गुनी होगी। अब देखिए इसके बाद में अब जब परिणामी तरंग की तीव्रता देखिए न्यूनतम होगी जब cos फाई बराबर -1 होगा। तो cos फाई बराबर हमारा किसके आ जाएगा -1 होगा और cos फाई का मान हमारे किसके यानी कि -1 यानी इसका मान न्यूनतम होगा और cos फाई का मान न्यूनतम होता है cos 2 पाई प्लस 1 2n प्लस 1 इंटू पाई के। ठीक है, यहां पर n बराबर जो है वो 0 1 2 3 हमारे इसके नहीं के होगा। तो यहां पर पाई बराबर किसके आ जाएगा 2n प्लस 1
इंटू पाई के। तो यहाँ n बराबर है आपका 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, यदि 0 है तो यहाँ से कितना हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, यानी कि पाई बराबर किसके आ गया, पाई के। ठीक है, यहाँ पर हमारे किसके 1, तो 2 और 1 3 पाई। तो इस प्रकार से विषम पाई का मान जो होता है -1 प्राप्त होता है। तो तब देखिए कलांतर का मान कितना आ जाएगा। इसके बाद में देखिए कलांतर, कलांतर बराबर किसके आ जाएगा, इनके मान रखते चले जाइए यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, पाई 3 पाई 5 पाई 5 पाई, यहां से आ जाएगा 7 पाई 9 पाई डॉट 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 2n प्लस 1 इंटू पाई के। अब पथांतर का मान निकाल लेते हैं। पथांतर, पथांतर बराबर किसके आ जाएगा आपका, पथांतर का मान इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, यानी कि डेल्टा x डेल्टा फाई बराबर, तो डेल्टा फाई बराबर किसके आ जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा x। यहाँ से 2n प्लस 1 इंटू पाई बराबर आ जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा x। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 बराबर डेल्टा x। अब यहाँ पर n बराबर रख दीजिए 0 1 2 3। तो देखिए पथांतर का मान कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 7 लैम्डा बाई 2 और यहां से कितना आ जाएगा 9 लैम्डा बाई 2 9 लैम्डा बाई 2 प्लस डॉट 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 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 के। ये मान आ गया इसका, नहीं ये मान निकाल लिया हमने पथांतर के मान। अब इसके बाद में आई मिनिमम का मान निकाल लेते हैं। देखिए तो आई मिनिमम बराबर आपका नहीं आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इन ब्रैकेट -1 इन ब्रैकेट -1। इसका मान हटा लेते हैं यहां से। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर आपका नहीं प्राप्त हो जाएगा आई मिनिमम बराबर I1 प्लस I2 माइनस 2 आई मिनिमम बराबर I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2 2 अंडर रूट I1 माइनस I2। अब देखिए इसको तोड़ कर लिख देते हैं हम, तो यहां से आ जाएगा I मिनिमम बराबर, इसको लिख देंगे अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 बराबर यहां से कितना आ जाएगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया। अब यदि इसे आयाम के पदों में लिखना चाहते हैं आई मिनिमम ये तीव्रता, तो यहां से आ जाएगा आई मिनिमम बराबर अंडर रूट के em1 माइनस अंडर रूट के em2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर के बाहर ले लेंगे आ जाएगा em1 माइनस em2 का होल स्क्वायर आई मिनिमम। ये तीव्रता के पदों में आई मिनिमम का मान आ गया, ये आयाम के पदों पर तीव्रता का न्यूनतम मान आ गया।
अब इसके बाद में देखिए यदि व्यतिकरण तरंगों के आयाम व तीव्रता समान हो, अब यहीं पे लिख देते हैं यदि व्यतिकरण तरंगों की तीव्रता व आयाम समान हो तो कितना आ जाएगा I1 बराबर I2 बराबर किसके आ जाएगा I0 के, I0 के ये मान आ गया। अब यहां पर इसके मान हमारे इसके पुट अप करके नहीं फिर से सोल्व कर लीजिए तो I मिनिमम बराबर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा ब्रैकेट अंडर रूट I0 माइनस अंडर रूट I0 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो तीव्रता देखिए कितनी प्राप्त हो गई 0। अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में इसको लिख लेते हैं। तो नोट हो गया होगा बेटा। अब देखिए इसके बाद में लिखेंगे, इसके बाद हम लिख लेंगे उन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम होगी जिन बिंदुओं के मध्य कालांतर पाई तथा पथांतर लैम्डा बाई टू का विषम गुणज हो। कालांतर पाई तथा पथांतर, कालांतर हमारे इसके पाई तथा पथांतर लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज हो तो इन बिंदुओं पर विनाशी व्यतिकरण
बनता है, विनाशी व्यतिकरण बनता है, विनाशी व्यतिकरण बनता है। यहाँ पूर्ण अंधकार की स्थिति, पूर्ण अंधकार की स्थिति, पूर्ण अंधकार की स्थिति होगी, पूर्ण अंधकार की स्थिति होगी। इसे निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसे निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा I बराबर, तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा, I0 प्लस I0 प्लस 2 अंडर I0 cos लैम्डा है। तो देखिए I बराबर किसका आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2I0, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2I0 cos लैम्डा, कॉमन ले लीजिए 2I0 1 प्लस cos लैम्डा, 1 प्लस cos लैम्डा, 2I0 1 प्लस 2 cos स्क्वायर लैम्डा बाई 2 -1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 4I0 और cos स्क्वायर लैम्डा बाई 2। तो ये मान किसके आ गया, आसानी I का मान आ गया, I का मान आ गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में लाइन लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, नोट कर लिया तो आपने, लिख लीजिए उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि, सभी व्यतिकरण उच्चिष्ट समदूरस्थ तथा समान तीव्रता के हैं। यही तथ्य व्यतिकरण निर्दिष्टों के लिए सही है, अर्थात उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ एकांतर क्रम में प्राप्त होते हैं। एकांतर क्रम में प्राप्त होते हैं। उच्चिष्टों के लिए देखिए, अब इसके बाद में निकाल लेते हैं उच्चिष्ट के लिए। उच्चिष्ट के लिए यहां से आ जाएगा डेल्टा x बराबर, यानी कि कलांतर का मान निकाल लेते हैं। तो कलांतर का पथांतर का मान, तो पथांतर का मान था 0 लैम्डा 2 लैम्डा
3 लैम्डा डॉट 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 एन लैम्डा के। और निम्नलिखित के लिए पथांतर का मान आ जाएगा डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 डॉट 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 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2। इसको नोट कर लीजिए आप। उच्चिष्टों के लिए लिख लीजिए, निम्नलिखितों के लिए लिख लीजिए। अब देखिए इसके बाद में व्यतिकरण में तीव्रता के साथ परिवर्तन, तीव्रता के साथ परिवर्तन, तीव्रता व्यतिकरण में तीव्रता के साथ परिवर्तन। ठीक है, तो इधर हमने ले लिया तीव्रता। ठीक है, ये ले लिया। अब देखिए इसके बाद में यहां से तीव्रता का काम कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ये आ गई, तो ये आ गया हमारे इसके तीव्रता के साथ में परिवर्तन का ग्राफ आ गया। अब यहाँ पर देखिए जो ये मैक्सिमम तीव्रता है, ये मिनिमम तीव्रता है और ये आपकी तीव्रता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आई मैक्स, तो आई बराबर किसके आ जाएगा यहाँ पर I1 प्लस I2 के, I1 प्लस I2 के। यहाँ पर ये आ जाएगी तीव्रता I बराबर। ठीक है, तो ये तीव्रता है आपकी। और I मैक्स का जो मान होगा यानी इसका मान आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आ जाएगा जो मान I मिनिमम का मान होगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए। और बना लीजिएगा ये ग्राफ बटा।
बन गया वर्ग। अब लिख लीजिए इसमें, उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि अधिकतम तीव्रता Imax दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग I1 प्लस I2 से तीव्रताओं के योग I1 प्लस I2 से 2 अंडर रूट I1 I2 व I2 मात्रा अधिक है जबकि न्यूनतम तीव्रता I minimum दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से 2 अंडर रूट I1 व I2 कम है जितनी ऊर्जा निम्नलिखित प्रदत्त हो रही है, जितनी ऊर्जा निम्नलिखित प्रदत्त हो रही है, लुप्त हो रही है, उतनी ही ऊर्जा उच्चिष्ट पर प्रकट होती है। इस प्रकार से व्यतिकरण में ना तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ना ही नष्ट होती है, अर्थात ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। यदि स्रोत कला संबद्ध नहीं होते, यदि स्रोत कला संबद्ध होते तब दोनों स्रोतों को समान तीव्रता का लेते हैं
तीव्रता का लेते हैं तब तीव्रता 4 पाई 0 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 से cos स्क्वायर 5 बाई 2 से व्यक्त की जाती 5 बाई 2 से व्यक्त की जाती यदि दोनों तरंगों के मध्य कलांतर फाई परिवर्तित होता है, यदि दोनों तरंगों के मध्य कलांतर फाई परिवर्तित होता है अर्थात स्रोत कला संबद्ध नहीं होते, कला संबद्ध नहीं होते, तब एक पूर्ण चक्र के लिए cos स्क्वायर 5 बाई 2 का औसत मान लेते हैं। एक पूर्ण चक्र के लिए cos स्क्वायर 5 बाई 2 का औसत मान 1/2 होता है, 1/2 होता है। तब परिणामी तरंग की तीव्रता I बराबर आपका कितना जाएगा 4I0 इन ब्रैकेट 1/2 बराबर 2I0 प्राप्त होगी। यह अधिकतम तथा न्यूनतम तरंग तीव्रताओं का औसत मान है। यह अधिकतम तथा न्यूनतम तरंग तीव्रताओं का औसत मान है। इस प्रकरण में हमें व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त ना होकर दोनों तरंगों की तीव्रताओं का योग ही प्राप्त होगा जो पर्दे को समान रूप से प्रदीप्त करेगा। अर्थात व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। तो ये था आपका हमारा कौन सा व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। ठीक है, इसमें समकोशी और
विनाशी व्यतिकरण किस प्रकार से पढ़ते हैं हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। इसकी व्यतिकरण में तीव्रताओं के साथ में परिवर्तन को भी पढ़ लिया है। और अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे व्यतिकरण के बाद इसके द्वारा उत्पन्न फ्रिंजों की चौड़ाई, व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई को हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसमें फिलहाल हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।